नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 20,582 कोरोना के संक्रमित मरीज अब तक पहुंच चुके हैं। 15,394 लोग ठीक होकर के घर को भी लौटे हैं, लेकिन अभी भी 4,891 एक्टिव मरीज हैं, जो चिंता लगातार बढ़ाए हुए हैं। रिकवरी रेट 74.79% है, यानी कि 75% के आसपास रिकवरी की रेट है। डबलिंग रेट 20 दिन में हो गई है, यानी कि 20 दिन के अंदर जो संक्रमितों की संख्या वो दोगुनी हो रही है। 10 लाख के ऊपर 14,300 के जो आंकड़े हैं वो उस तरीके से अब संक्रमण फैल रहा है। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 2067 है। तो सबसे बड़ी अपडेट कोरोना को लेकर के इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 20,582 कोरोना संक्रमित अब तक हो चुके हैं। 15,394 लोग ठीक हो गए हैं और अपने घरों को लौटे हैं, और इसके बावजूद भी 4,891 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। कोरोना से 297 लोगों ने प्रदेश में अपनी जान गंवा दी है। रिकवरी रेट 74.79% का, यानी कि 75% के आसपास का रिकवरी रेट है, और 20 दिन में आंकड़े डबल हो रहे हैं। ये चिंता की बात है। प्रदेश में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ी है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 10 लाख पर 14,336 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। सोनीपत में 67 नए केस सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव केसेस की संख्या 2067 है। यह सोनीपत के पॉजिटिव केसेस की संख्या है, और इस तरह से प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 20,000 को पार कर गया है। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, और इसके बाद ये चुनौती हो गई है कि आखिरकार लोगों का जीवन कैसे बचाया जाए, क्योंकि मरने वालों की संख्या 297 पूरे प्रदेश की, सूबे की, हरियाणा की अकेले की है, देश की बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी चिंता पैदा किए हुए हैं कि आखिरकार जब सब खोल दिया गया है उसके बावजूद इस तरह से मामले बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अब बॉलीवुड की हस्तियां भी कोरोना से संक्रमित हो रही हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन जो है अब वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अमिताभ ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने कोरोना के उन्हें हल्के लक्षण है। वहीं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभिषेक भी इलाज के लिए नानावती अस्पताल में ही भर्ती है, और इसके बाद अमिताभ के पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें ऐश्वर्या, जया और अमिताभ बच्चन की जो नातिन है यानी कि आराध्या, उसका भी टेस्ट होगा। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन और ये इनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले कोरोना पर एक कविता भी लिखी थी और ट्वीट कर लोगों के साथ साझा किया था, और अब अमिताभ बच्चन खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो कोरोना संक्रमण से अपने बेटे के साथ ग्रसित अमिताभ को नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हम आपको बता दें, नानावती अस्पताल ने इस बात की जानकारी दी है कि अमिताभ का स्वास्थ्य अभी स्थिर है, उनमें हल्के लक्षण कोरोना के हैं, हालांकि इलाज चल रहा है। तो वहीं झज्जर में जापानी कंपनी टिसुजुकी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में निवेश करेगी। आपको बता दें कि टिसुजुकी जो है वो निवेश करेगी। इस वक्त की अहम जानकारी है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में। ये दरअसल रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, जिसमें टिसुजुकी जो है वो स्टीयरिंग निकाल्स बनाएगी, अपना निवेश करेगी। 2021 में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। कंपनी के फैसले से हरियाणा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 में इस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इससे घरेलू बाजार के साथ ही निर्यात भी किया जा सकेगा। शुरुआत में 100 कर्मचारियों के साथ उत्पादन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि झज्जर में निवेश करने वाली टिसुजुकी तीसरी जापानी कंपनी है। इससे पहले पैनासोनिक और डेंसो निवेश कर चुके हैं। तो अब टिसुजुकी भी यहाँ पर निवेश कर रही है। दरअसल रिलायंस की योजना है जिसमें टिसुजुकी जो है वो निवेश कर रही है। झज्जर में टिसुजुकी निवेश करेगी, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है जिसके अंदर टिसुजुकी अपना निवेश करेगी। हालांकि शुरुआत में 100 लोगों के साथ कामकाज शुरू होगा, लेकिन उम्मीद है कि जब ये एक बार कामकाज शुरू होगा तो हरियाणा के स्थानीय जो लोग हैं उनको भी नौकरी मिल पाएगी। बुरी तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल के दौरान। अर्थव्यवस्था के लगातार गिरने की वजह से
और महंगाई की वजह से लोगों पर मार है, पूरी तरह से लोग परेशान हैं। और ऐसे में ये एक अच्छी खबर है कि टीएसयू जुकी में कुछ लोगों को भी सही रोजगार जरूर मिल पाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा एक नजर डालते हैं कि आखिरकार टीएसयू जुकी को जो झज्जर का इलाका है वो क्यों पसंद है। जापान की कंपनियां जिस तरह से लगातार आई हैं उन पर एक नज़र इस तरह से डालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये क्या कुछ वजह है। झज्जर में निवेश की जापानी कंपनी है टीएसयू जुकी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो झज्जर में निवेश करेगी रिलायंस के मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में। तो इसमें जापानी कंपनी का निवेश होगा। रिलायंस मेट में 6 एकड़ में ये प्लांट लगाया जाएगा। टीएसयू जुकी यहाँ पर स्टीयरिंग निकल्स बनाएंगे। तो शुरुआत में 100 लोगों के साथ शुरुआत होगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहाँ से बूस्ट मिल सकता है टीएसयू जुकी के आने से। झज्जर को भी फायदा होगा। 2021 में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। नए साल से घरेलू बाजार के साथ साथ यहाँ से निर्यात भी किया जाएगा। 100 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी यहाँ पर अपना काम शुरू करेगी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाए भी जा सकते हैं। पैनासोनिक और डेंसो जो है पहले ही यहाँ पर निवेश कर चुके हैं और इसके बाद ये तीसरी कंपनी है जापान की जो यहाँ पर निवेश कर रही है। तो झज्जर में 3 जापानी कंपनियों का कुल मिला करके अब तक निवेश हो जाएगा और यहाँ पर शुरुआत होने से जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। तो 12 साइट्स में से एक है जहाँ पर जापान सरकार जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करना चाहती है और 3 जापानी कंपनियों के निवेश के बाद और भी जापानी कंपनियों की यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के रेफरेंडम 2020 को वोटिंग के दावे हरियाणा में सिख समुदाय ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पन्नू ने कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से वोटिंग करने का ऑडियो जारी किया था जिसे सिख समुदाय ने एक अफवाह बताया। दरअसल हरियाणा में रेफरेंडम 2020 को लेकर पिछले 15 दिनों से विदेश से फोन कॉल्स आ रही हैं। इन फोन कॉल्स के माध्यम से अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू लोगों को रेफरेंडम के लिए वोटिंग करने के लिए उकसा रहा है। गुरुद्वारा छठी पातशाही के मैनेजर अमरेंद्र सिंह ने वीडियो संदेश में कहा कि प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है जो कि केवल मात्र अफवाह है। इस कार्यक्रम से कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। जिवें कि सानू प्रशासन वालों ये जानकारी दी गई कि गुरुद्वारा साहिब पातशाही छेवीं कुरुक्षेत्र विखे सिख फॉर जस्टिस वालों एक प्रोग्राम रखा गया है। ये केवल तो केवल संगत नूं बेनती एक अफवाह है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब पातशाही छेवीं विखे नहीं रखा गया। सो संगत नूं बेनती है कि ऐसी अफवाहों तो बचन की कृपालता करो तो इस प्रोग्राम का गुरुद्वारा साहिब पातशाही छेवीं दे नाल कोई भी लैन देन नहीं, ना ही प्रबंधक कमेटी का है। सो मेरे नाल गुरुद्वारा साहिब पातशाही छेवीं के मैनेजर सरदार अमरिंदर सिंह कंधौड़ी इस प्रकार दी अफवाहों तो बेनती है संगत बचे। साडा सिख फॉर जस्टिस के नाल किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि करनाल से बड़ी खबर है जहां पर आंधी तूफान से कुछ पेड़ों के गिरने की जानकारी मिल रही है। पेड़ गिरने से बिजली के खंभे भी कई जगह पर टूटे हैं। सड़कों पर आवाजाही ठप हुई है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 बसों के ऊपर पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 4 बसों के ऊपर पेड़ गिरे। करनाल से बड़ी खबर है। तो 4 बसों के ऊपर गिरने से भारी नुकसान हुआ है। व्यवस्था बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि यहां पर तेज आंधी तूफान की वजह से कई जगह पर नुकसान होने की खबर है। करनाल में आंधी तूफान से कई पेड़ गिर गए और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं रोडवेज की बसों पर 4 बसें नीचे खड़ी थी, ऊपर से पेड़ गिरा जिससे काफ़ी नुकसान इन बसों को पहुंचा है और इसे अब हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ। बाकी इलाकों की हम बात करें तो कई जगह पर पेड़ों के साथ साथ बिजली के खंभे भी गिर गए जिससे बिजली व्यवस्था भी
बाधित हुई है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब सुचारू करने के लिए तमाम चीज़ों को कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार तेज आंधी और तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि इंडिया न्यूज़ की ओर से ये पहले आगाह लोगों को किया गया था कि तेज़ रफ्तार से हवाएं चल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के इलाकों के साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाके भी शामिल थे। तो पेड़ गिरने से बिजली के खंभे भी टूटे हैं, जहां पर कई जगह बिजली गुल हो गई है। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में विश्वकर्मा इंटरप्राइजेज स्टील फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। इस फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग लगने से उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि फैक्ट्री में आग आखिरकार किससे लगी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तो स्टील फैक्ट्री में आग लगने से नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक फिलहाल जारी है। इस मामले में कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसान परेशान नहीं हो। नुकसान की भरपाई के लिए जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। डीसी खुद जाकर मौके का मुआयना करेंगे। उन्होंने बताया कि अफ्रीका से पाकिस्तान होकर के ये टिड्डी दल हरियाणा में प्रवेश किया है और हवा के साथ ही अपना रास्ता बदल लेता है। किसानों को चौकन्ना न रहने की आवश्यकता है। वहीं कृषि मंत्री ने टिड्डी मारने की दवाई में पानी की रिपोर्ट के मामले पर कहा है कि उन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। 34 लोट मंगवाए थे, उसका बाकायदा टेंडर किया गया था। 4 लोट संदेह के घेरे में कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया और साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। कल पूरा दिन हरियाणा के 4-5 जिलों के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण जारी रहा और हमारा विभाग इनको फॉलो करता रहा। रात को ये लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टिड्डी दल थे सेटल हुए। सरसा में, हमारे भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और नूह में। सारे डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ था कि पूरा मुस्तैदी से काम करें। कृषि विभाग के अधिकारी काम करते रहे और सब जिलों से, आसपास के जिलों से फायर टेंडर मंगवाई और उनके द्वारा जो है टिड्डी मारने का काम स्प्रे का किया गया। मुझे जो सूचना मिली है लगभग आधे के आसपास जो है टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। टान का अभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं, पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी, आदेश दिए। और इसकी एफआईआर जो है सोनीपत के, पानीपत के इलाके में दर्ज भी हो चुकी है और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री ने हाल ही में रोजगार से संबंधित रिपोर्ट में हरियाणा की बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर होने को लेकर के सफाई देते हुए कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव पर भी जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया, इस उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिलेगी। के अंदर तो लाखों लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से रोजगार के लिए करने आते हैं। हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, सोनीपत में, गुड़गांव में 70% जो लोग हैं दूसरे प्रदेशों के हैं। हरियाणा में कोई मुझे नहीं लगती बेरोजगारी है। ये ज़रूर है कि जिस 50,000 रुपये का रोज़गार चाहिए तो उसको उपलब्ध 35,000 रुपये का है। इस तरह की समस्या तो है, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं।
ऐसी अटेम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं, लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया। और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को। तो वहीं इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता गठबंधन सरकार और कांग्रेस से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने इनेलो को जिताने का मूड बना लिया। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जजपा बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर दें। और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और मौके की जो सरकार है इसकी तो जमाना जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखिए। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गाँव में, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के गांव हतीरा में लोगों ने सड़क के किनारे पर धान लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया है। लोग सड़क ना बनाने को लेकर के प्रशासन के रवैये से परेशान और आक्रोशित हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे उगे धान से जो रुपए आएंगे उससे सड़क बनाई जाएगी। नाराज लोगों का कहना है कि सड़क 10 से ज्यादा गाँव को जोड़ती है, उस सड़क की हालत किसी से खेत से कम नहीं है। इस हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने यहां पर धान लगाया है। लोगों का कहना है कि जब दर्जनों बार प्रशासन और सरकार से आग्रह किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका मकसद सरकार के जमीन पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन सरकार सड़क बनाने को लेकर ध्यान दें। आज गांव की समस्या को लेकर सभी गांववासी इकट्ठे हुए हैं और जो ये सड़क है आपने देख लिया होगा इसका क्या हाल हुआ है। ये 4-5 साल से समस्या चल रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है और दुर्घटना होने का खतरा है। ये 3 या 4 गांव से सड़क जुड़ती है, लेकिन सरकार इसको बनाने का काम नहीं कर रही है। आज गांव वालों ने फैसला लिया है कि इसके अंदर धान की फसल लगाई जाए, क्योंकि सरकार इसे बना नहीं रही है, तो धान बेचकर इस सड़क को बनवाने का काम किया जाएगा। और हमारा यहाँ पर कोई कब्जा करने का काम मकसद नहीं है। हम सिर्फ जब भी सरकार इसे बना देगी, ये निर्माण शुरू कर देगी, हम यहाँ से अपनी धान की फसल को हटा लेंगे। लेकिन सरकार हमारी कोई भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, PWD को भी पत्र लिख चुके हैं, मिल भी चुके हैं, लेकिन गाँव वालों की समस्या का कोई हल नहीं हो रहा। इस वक्त की आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रोहतक से बड़ी खबर है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब बारिश आएगी। लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी। साथ ही धान की फसल के लिए बारिश जो है काफ़ी फायदेमंद होगी। गन्ना, कपास, ज्वार, मक्के को भी
इससे फायदा होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। रोहतक से बड़ी खबर है, तेज हवाओं के साथ इस वक्त रोहतक और आसपास के इलाके में बारिश देखी जा रही है। उधर कैथल में लगातार हो रही 2 दिन से मूसलाधार बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया। चारों तरफ पानी पानी हो गया। इससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इन सब के बावजूद प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक निगम ने जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, जिससे बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर गया है। आपको बता दें कि मानसून से पहले नालों की सफाई होनी थी, लेकिन निगम ने नालों की कोई सफाई नहीं करवाई। इससे नाले ओवरफ्लो हो गए और बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। तो चलिए लोगों की इस परेशानी की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि किस कदर पहली बारिश ने लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और इसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। अभी तक सिर्फ 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई, पूरा मानसून अभी बाकी है। पहले दिन की बारिश में कैथल में अनाज मंडी में कई फीट तक पानी भरा है। इससे दुकानों में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। वहीं कैथल के सेक्टर 18 की अगर हम बात करें तो बारिश से जींद रोड पर सिविल लाइन धराशायी हो गई, जो कि महज 1 महीने पहले ही डाली गई थी। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सफेदों की है, जहां पर पुलिस थाना ही पानी में डूब गया। आप बीच में इस तस्वीर को देखिए, इससे थाने का लिखित रिकॉर्ड भीग गया है। तो फरियादी और जो शिकायतकर्ता आने जाने वाले हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस तो परेशान है ही है, बाकी के लोग भी परेशान हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें और ये सिस्टम की पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, जो दिखाती हैं कि सिस्टम कितना संवेदनहीन हो गया है, किस तरह से भ्रष्टाचार के चलते काम जो है वो सुचारू तरीके से हो नहीं पाते और फिर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं कि किस तरह से एक वुशु की प्रतिष्ठित खिलाड़ी आज जो है मजदूरी करने के लिए विवश हैं। हाथ में खन खन बजते ढेर सारे मेडल, चारपाई पर फैले सैकड़ों सर्टिफिकेट, मानो इस राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से चीख चीख कर कह रहे हों, तुम्हारी हालत देखकर हमारे होने का कोई फायदा नहीं। बेहतरीन खेल नीति वाले हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इन दिनों मजदूरी कर रही है। रोहतक के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मनरेगा की कॉपी नहीं बन पाई तो माता पिता का हाथ बटाती है। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। मेरा नाम शिक्षा है, मैं नेशनल वुशु खिलाड़ी हूँ और लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कोई प्रैक्टिस हो रही। तो तब से लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है, माँ बाप का हाथ बटा रही है। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मजदूरी के लिए निकल जाती है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, काम धंधे ठप हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों का गुजारा हो रहा है। मनरेगा का काम नहीं मिलता तो खेतों में धान लगाने पहुंच जाती है। चाहे दिन मुश्किल भरे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी आसमान छूने की हैं। मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँगी। तो भी सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। माता पिता का कहना है कि मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने और चैंपियन बनाने तक का सफर तंग हालातों में पूरा हुआ। उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पेट भरने के लिए मजबूरी में मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ती है। ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करा हमने, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही।
और मजबूरी में करी है कि मैं कितना तो खेल दे ना लॉकडाउन होया पास ना खुल रही। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 24 बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुकी है। शिक्षा वुशु में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात में जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, एक अदद नौकरी की उम्मीद है। मैं इतनी बार बाहर से मेडल भी ले आई हूँ। पिछली बार मैंने फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तब भी कोई जॉब का वो नहीं आया। तो भैया सरकार से यही है कि मेरे को जॉब मिले। शिक्षा ने आस नहीं छोड़ी है, विश्वास नहीं छोड़ा है। आज भले ही उसके दिन खराब चल रहे हों, लेकिन नौकरी की आस बाकी है, इस विश्वास से कि जरा भी साथ मिला तो इंटरनेशनल मेडल लाने में भी कसर नहीं रहेगी। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो ये खिलाड़ी अब सरकार से लगातार गुहार लगा रही है कि इसे सहायता मिले तो ये नेशनल में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल ला करके देश के नाम कर सकती है। जरूर उम्मीद इस बात की कि सरकार इस पर ध्यान देगी। चिनार फैब्रिक